हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा विजन IAS 2021 टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, इसका ये टेस्ट नंबर 24 है। इसका ये आज फोर्थ पार्ट है। ठीक है, हम लोगों ने थर्ड पार्ट इसके सॉल्व कर लिए हैं। तो ये हमारा आज का फोर्थ पार्ट है जिसमें हम 76 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसमें जो आप लोग कह रहे थे कि टेलीग्राम चैनल का, तो देखो जिस नाम से ये हमारा CSC सर्कल है, CSE सर्कल है, ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम सर्कल, इस नाम से अगर आप जैसा चैनल में फीड है ना, वैसा ही अगर टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा, जहाँ पे आपको सारी PDF मैंने जो इंग्लिश की भी मतलब डाल रखी हैं, इसकी जो हमारी विजन की हैं, ठीक है, और हिंदी की भी सारी की सारी, जब मतलब हमारा 23rd तक हमारी सारी PDF हमने सॉल्व वहाँ पे मतलब शेयर कर दी है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और इसका जो ग्रुप का नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब उस पर क्लिक करके ग्रुप पे जा सकते हैं और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों को PDF के लिए कोई भी परेशानी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ईजिली मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने जहाँ से मैं PDF लेता हूँ जिस साइट से, ठीक है, उस साइट का भी लिंक मैंने वहाँ पे डाल रखा है। तो अगर आपको आगे की PDF चाहिए तो आप लोग वहाँ से जाके आगे की भी PDF उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेली मतलब क्विज पूछे जा रहे थे बच्चों से, तो वो लोग बता रहे थे कि सर कौन सा ये ग्रुप है, कहाँ से ज्वाइन करें, तो इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा बता दिया आप लोगों को है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक मिल जाएगा, आराम से इजीली आप वहाँ से पहुँच जाएंगे। या तो फिर CSE सर्कल करके आप अगर जो टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ग्रुप दिख जाएगा। ठीक है, तो उसमें कुछ ग्रुप भी है और चैनल भी है, दोनों के दोनों वहाँ पे हैं टेलीग्राम पे, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 का। तो इसमें कहा गया है कि प्राचीन भारतीय दर्शन के बारे में बताना है हमको कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि आजीवक और अज्ञान संप्रदाय दोनों श्रामक जो परंपरा के संप्रदाय थे। सेकंड है कि आजीवक नास्तिक संप्रदाय था जो जैन और बौद्ध धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास था उसका। ठीक है, और थर्ड है कि अज्ञान संप्रदाय का मत था कि वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रकृति के संबंध में ज्ञान व्यर्थ है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है इसमें, क्योंकि जो इसमें कहा गया है जो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में कि आजीवक और अज्ञान संप्रदाय दोनों श्रमक परंपरा से संबंधित हैं। तो जितने भी ये आपको देखने को मिलेंगे जो ये संप्रदाय, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो ये श्रमक परंपरा है, इसमें क्या होता है कि ये वैराग्य धारण करते हैं, जैसे बौद्ध हो गए, जैन हो गए, ठीक है, आजीवक हो गए, चावरणक हो गए, और ये अज्ञान संप्रदाय के, तो ये सारे के सारे इसी में आ जाते हैं। ठीक है, और सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि बौद्ध और जो जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। तो देखो ये लोग क्या करते थे, ये जैन और बौद्ध के विपरीत मतलब बहुत ही घोर विरोधी थे। ठीक है, ये इनके मतलब इनमें विश्वास नहीं रखते थे, और ये मतलब इनका विरोध करते थे। ये तो स्टेटमेंट इतना हमारा सही है कि सिद्धांत में विश्वास विपरीत कर्म में विश्वास करते थे, मतलब कर्म सिद्धांत को ये नहीं मानते थे। इनका मानना था कि नियति का सिद्धांत, ठीक है, यानी प्रकृति का सिद्धांत पे ये विश्वास करते थे। तो ये हमारा गलत हो गया, और थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अज्ञान संप्रदाय का मत था कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रकृति के संबंध में ज्ञान व्यर्थ है। ठीक है, तो हमारा एक और तीन स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। और यार आप लोग बताते नहीं है कि कितना आप लोग क्वेश्चन सही करते थे। 2-3 दिन बच्चों ने बताया, लेकिन अब आप लोग फिर से नहीं बता रहे हैं। तो आप यार थोड़ा सा बताओगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग मतलब कितना वो हैं। और देखो पेपर का जो आप लोग पूछ रहे हैं कि सर मतलब ये पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज होते हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं, मतलब पोस्टपोन कर रहे हैं। अभी उसकी जो UP PCS का भी कुछ बच्चों ने शेयर किया कि सर पोस्टपोन हो गया है। तो हाँ, UP PCS का पोस्टपोन हो गया है, जून में वो पेपर थे। ठीक है, तो UPSC का चांसेस हैं कि पोस्टपोन होगा, क्योंकि यार जो सिचुएशन बनी हुई है ये 2 महीने से पहले कंट्रोल में नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ऐसी हालत में पेपर तो बहुत मुश्किल है। हालांकि आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, जारी करते रहिए, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे तो वो ना के बराबर है, ठीक है, कि पोस्टपोन
मतलब हो भी सकता है ये, ठीक है। तो इसका आप लोग थोड़ा सा अपना पढ़ाई पे फोकस करो यार, अगर होगा तो पेपर दे देना, नहीं होगा तो अपनी थोड़ा सा, हाँ ये लेकिन ये ज़रूर है कि आप लोग अब मेंस वेंस पे भी फोकस करो और अपना जो ऑप्शनल है उसको भी थोड़ा सा तैयार कर लो, क्योंकि पेपर बहुत मुश्किल है जो हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। तो इसमें कहा गया कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विकास जो विभिन्न कालखंडों में प्रचलित पदों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा युग्म हमारा सम्मिलित है। तो शब्द है और उसका अर्थ दिया हुआ है कि क्या है इसका, ठीक है। तो संधि विग्रहिक, तो यो युद्ध और शांति से संबंधित मंत्री, प्राग विभाग, तो ये मुख्य अभिलेखा और सचिव, और ये महा जो छबटालिक होता है तो ये मुख्य कर संग्रह करता। तो देखो ये इसमें अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो संधि विग्रहिक होता है ये युद्ध और शांति से संबंधित मंत्री होता है। लेकिन अगर प्राड विभाग की बात करें तो ये एक मतलब मुख्य न्यायाधीश या विधिक सलाहकार होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और ये महाछपटलिक की बात करें तो ये होता है, ये मुख्य अभिलेखा पाल और सचिव होता है, ठीक है। तो ये हमारा ये भी गलत हो गया। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट केवल सही है, ए वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 78। तो इसमें एंड टू एंड इनक्रिप्शन संचार प्रणाली के बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि संदेश प्रेषण से सर्वर तक टेक्स्ट मैसेज के रूप में प्रेषित होता है और सर्वर उसे इनक्रिप्टेड करके प्राप्तकर्ता को भेजता है। सेकेंड है कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जो सर्विसेज होती है पर प्रेषित किया गया डेटा एंड टू एंड जो इनक्रिप्टेड नहीं होता है। तो ये तो सही है, जो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज होती हैं उस पर ये इनक्रिप्टेड नहीं होता है, ठीक है, एंड टू एंड। लेकिन जो ये कहा गया है कि जो संचार प्रणाली में जो एंड टू एंड इनक्रिप्शंस होता है तो ये इसमें संदेश प्रेषक और संदेश प्राप्तकर्ता के बीच ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। ये किसी सर्वर पे भी ये प्रेषित नहीं हो सकता। इसे जो कोई भेजेगा और जिसे प्राप्त करना है वही केवल इसको देख सकता है कि वो मैसेज क्या है। वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है जब तक वो प्राप्तकर्ता के पास नहीं पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड सही है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 79। तो इसमें कहा गया कि भारत के महान्यायवादी के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए आज का आंसर मतलब क्वेश्चन है कि जो ये महान्यायवादी होता है ये संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किस आर्टिकल में इसका प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है यह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश मतलब वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहार्य होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सेकेंड है कि वह भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है और उसे संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में उपस्थित होने और बोलने का और जो मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो देखो ये क्या होता है कि देखो ये दोनों सदनों में उपस्थित होता है उसकी कार्यवाही में, ठीक है, बोल सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। और ये सेकेंड और फर्स्ट तो सही है, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि ये उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र हो और ये राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक इसको अपने पद पर ये बना रहेगा, अन्यथा वो बर्खास्त भी कर सकता है, ठीक है। तो हमारा ये एक और दो स्टेटमेंट इसमें सही है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। तो इसमें कहा गया है कि ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित किया गया था। सेकेंड है कि इसका उद्देश्य वायुमंडल, महासागरों और जीवमंडल के मध्य अंतःक्रिया को समझना है। थर्ड है कि यह प्रतिवर्ष अर्थ ओवरशूट डे घोषित करता है। तो देखो ये जो ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच है ये अर्थ ओवरशूट डे जो है ये नहीं घोषित करता है। इसकी अगर बात करें हम तो इसमें जो ग्लोबल फुटप्रिंटिंग नेटवर्क होता है, ठीक है, उसके द्वारा अर्थ ओवरशूट डे घोषित किया जाता है। तो ये हमारा गलत हो गया। और ये हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो हमारा सही है, क्योंकि ये यूएनईपी का कार्यक्रम द्वारा मतलब यूएनईपी द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है। और इसका उद्देश्य वायु और वायुमंडल, महासागर और जीवमंडल के मध्य अंतःक्रिया को समझना है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया इसका। नेक्स्ट है 81। तो इसमें कहा गया है कि सर सैयद अहमद खां के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति यानी पूर्ण निष्ठा की भावना का प्रचार किया था, ठीक है। सेकेंड है कि उन्होंने
मुसलमानों की आधुनिक वैज्ञानिक जो शिक्षा प्रदान करने का विरोध किया था। थर्ड है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया था। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें विरोध की, तो देखो ये जो भारतीय शासन की बात करें तो इसमें देखो इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, ठीक है, उसके गठन का इन्होंने विरोध किया था, बहुत मतलब कठोरता से इसका विरोध किया था। ठीक है, और फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन थे उसके प्रति ये वफादार थे, उसकी मतलब उसके प्रति पूर्ण निष्ठा थी, इनकी भावना थी। ठीक है, उसका प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट ये हमारा गलत है, क्योंकि ये जो आधुनिक शिक्षा के विरोधी नहीं थे, उस पर विशेष बल देते थे कि जो मुस्लिम है वो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उस पे फोकस करें और इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है, और इनके ही प्रयासों के द्वारा जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, ठीक है, अलीगढ़ में, तो इसकी 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और इसी का नाम बाद में आगे चलकर ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 82। तो इसमें कहा गया कि आर्या मतलब आर्या परियोजना के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि यह कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे युवकों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। सेकेंड है कि इसके तहत लाभार्थियों को कम से कम 1/3 जो इसके लाभार्थी हैं वो महिला होना अनिवार्य है। थर्ड है कि यह प्रत्येक राज्य के कम से कम एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवी के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि जो ये राज्य में केवी के होते हैं उसके द्वारा ये आर्या योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो महिलाओं की ये कहा गया है कि 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा कोई इसमें प्रोविज़न नहीं किया गया है। ठीक है, और ये जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ये अनुसंधान कर रहे युवकों के लिए नहीं है। ये इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें जो कृषि में युवाओं को आकर्षित करने के लिए और इसमें उस कृषि में बनाए रखने के लिए युवाओं को, ठीक है, उनके लिए ये योजना चलाई जा रही है। तो हमारा ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट केवल सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। तो इसमें मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट सचिव के पद के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाता है। सेकेंड है कि वह सिविल सेवा बोर्ड की पदेन अध्यक्ष होती है। ठीक है, और थर्ड है कि वह मुख्य सचिवों की वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो देखो इसकी अगर बात करें तो देखो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो कैबिनेट सचिव होता है, ठीक है, इसकी अगर बात करें तो ये इसकी जो नियुक्ति की जाती है भारत सरकार के द्वारा की जाती है और ये पीएम के अधीन कार्य करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के अधीन। तो ये तो हमारा गलत हो गया। और ये सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। और वह मुख्य सचिव जो होते हैं उनकी वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता भी करता है, तो ये हमारा ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 84। तो इसमें कहा गया है कि लॉकडाउन हटाने के बाद की अवधि के कुछ आर्थिक संकेतक अजीब परिघटना की ओर इशारा करते हैं, जिसमें लॉकडाउन के तुरंत बाद बेरोजगारी दर तेजी से बढ़कर वापस कोविड पूर्व स्तर पर पहुंच गई। लेकिन अब भारत में कोविड पूर्व काल की तुलना में नियोजित लोगों की संख्या में 20 से 40 मिलियन की कमी हुई है। इसका क्या कारण है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि बेरोजगारी दर का निम्न स्तर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात का उच्च स्तर। सेकेंड है कि बेरोजगारी दर उच्च स्तर और जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात का निम्न होना। ठीक है, और थर्ड है कि बेरोजगारी दर निम्न स्तर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात का निम्न स्तर। थर्ड है कि बेरोजगारी दर का उच्च स्तर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात का उच्च स्तर। ठीक है, तो अगर इसमें बात करें तो देखो इसमें बेरोजगारी दर का निम्न स्तर रहा है और श्रमिक जनसंख्या अनुपात का भी निम्न स्तर रहा है, इसीलिए ये मतलब ये सिचुएशन देखने को मिली है। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 85। तो इसमें कहा गया है कि जो युग्म है उनको सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें कपड़ा शिल्प दिया हुआ है और विरासत दी हुई है कि मतलब किस राज्य का है। ठीक है, तो बाग प्रिंटिंग की बात करें तो बिहार, तजोई शैली की बात करें मणिपुर, बांगरू शैली की बात करें तो राजस्थान। तो देखो बांगरू शैली तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। और इसमें मतलब एक तरह के जो प्राकृतिक रंग होते हैं, ठीक है, नेचुरल कलर्स, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
लेकिन ये तजोई शैली की बात करें तो ये मणिपुर में नहीं, ये गुजरात की शैली है। इसका विकास एक्चुअली चाइना में हुआ था और चाइना से ये गुजरात में आ गई थी, ठीक है। तो ये इंडिया में अगर बात करें तो ये मतलब गुजरात वाले क्षेत्र में है। और बाघ प्रिंटिंग की बात करें तो ये बिहार में नहीं, ये एमपी में होती है, ठीक है। एमपी में इसका प्रसार है और इसमें भी प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 86। तो इसमें तुतुकुड़ी को भारत के द्वितीय प्रक्षेपण स्थल के रूप में चुने जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, ठीक है। मतलब जो लॉन्च पैड है, सेकेंड लॉन्च पैड बनाया जा रहा है इंडिया में, ठीक है, उसी की बात की जा रही थी। अभी तक जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में 2 लॉन्च पैड थे, ठीक है। उसके अलावा ये तमिलनाडु में बनाया जा रहा है नया लॉन्च पैड, ठीक है। तो इसीलिए ये मतलब न्यूज में है। तो फर्स्ट है इसका स्टेटमेंट कि इसकी भौगोलिक अवस्थिति सीधे प्रक्षेप पथ से विचलन से बचने में सहायता करेगी। सेकेंड है कि यह प्रथम प्रक्षेपण स्थल की तुलना में पृथ्वी के भूमध्य रेखा के निकट है। थर्ड है कि यह महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अवसंरचना के अधिक निकट है, ठीक है। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि भौगोलिक अवस्थिति इसकी सीधे जो पथ है, ठीक है, उसके विचलन से बचने में सहायता होती है। और पृथ्वी के जो ये सागर है, मतलब भूमध्य रेखा है, उसके ये निकट है, ठीक है। ताकि उसको जो हम किसी भी उपग्रह को लॉन्च करेंगे तो उससे हम प्रस्थापित करने में हम उसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। और ये अंतरिक्ष के अधिक निकट है, ठीक है। तो इन तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 87। तो इसमें कहा गया है कि स्थायी लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि केवल ऐसा व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश रहा है या स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। सेकेंड है कि स्थायी लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, मतलब स्टेचुअरी स्टेटस की बात की जा रही है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है। जो स्थायी लोक अदालतें हैं उनको जो 87 का 1987 का जो एक्ट था, इसी के अंतर्गत उनको स्टेचुअरी स्टेटस दिया गया था, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें कोई भी जो व्यक्ति है जो जिला न्यायाधीश है, ठीक है, वो भी इसका अध्यक्ष रह सकता है। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश होता है, ठीक है, वो भी इसके पद पर रह सकता है। और जो जिला न्यायाधीश के पद से उच्च न्यायिक पद पर अगर काम कर चुका है, ठीक है, उसको भी इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो हमारा ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकेंड सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 88। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सहभेजिता के उदाहरण है। तो फर्स्ट है कि चिड़चिड़ी और मनुष्य अधिपादपीय पौधे। और थर्ड है कि हमारा एकांतवासी केकड़ा और समुद्री एनीमोन और पशु और सफ़ेद बगुला, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे, ये मतलब सहभेजिता के उदाहरण है। क्योंकि सहभेजिता में क्या होता है कि एक जो प्रजाति होती है उसको तो लाभ होता है, लेकिन जो दूसरी प्रजाति होती है वो अप्रभावित रहती है, उस पर कोई ना नुकसान पड़ता है और ना उसको लाभ होता है, ठीक है। तो ये उसी के मतलब बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जो चिड़चिड़ी और मनुष्य है, ठीक है, और अधिपादपी पौधे हैं, एकांतवासी जो केकड़ा और समुद्री एनीमो है, ठीक है, और पशु और सफ़ेद बगुला है, ठीक है। तो ये हमारे चारों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा 89 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि भारत में सार्वजनिक ऋण में केवल सरकार की बाह्य उधारियां सम्मिलित होती हैं। सेकेंड है कि मतलब बाजारी उधारियां सम्मिलित होती हैं। सेकेंड है कि वर्तमान में भारत में सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी द्वारा किया जाता है। तो देखो ये ऐसा गलत स्टेटमेंट है, ये जो है ये आरबीआई द्वारा मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत है स्टेटमेंट। और सेकेंड फर्स्ट वाला भी गलत है, क्योंकि इसमें जो होता है ये जो केंद्र सरकार की उधारियाँ होती हैं, ये केवल बाजारी नहीं, ये आंतरिक और जो बाहरी दोनों होती हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा मेडिकेन्स शब्द संदर्भित करता है। तो फर्स्ट है कि भूमध्य सागर में आए चक्रवात को। सेकेंड है कि चंद्रमा के रंग और प्रतीत में होने वाले अल्पकालिक परिवर्तन को। थर्ड है कि गन्ने की आनुवांशिक रूप से संशोधित एक किस्म को जिसका मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। और फोर्थ है हमारा कि कोविड जो हमारा टीकाकरण कार्यक्रम पर दृष्टि रखने हेतु भारत सरकार का एक ऐप है, ठीक है।
तो अगर इसमें बात करें, जो ये हमारा मेडिकेन शब्द की बात करते हैं, तो इसमें देखो ये भूमध्य सागर में एक आए चक्रवात के कारण फेमस था। इसमें एक आपको चक्रवात जो इयानोस नामक एक मेडिकेन्स आया था, जो चक्रवात के ही प्रकृति का था, जो ग्रीस के तट पे टकराया हुआ था। ठीक है, तो ये न्यूज में था, इसीलिए ये है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बेथ प्रिंटिंग शब्द संदर्भित है, तो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन है कोविड-19 का पता लगाने की एक पद्धति से है। सेकेंड है कि रक्त में एल्कोहल का स्तर ज्ञात करने के एक उपकरण से है। सी है कि अल्सर उत्पन्न करने वाले गैस्ट्रिक रोग जनक का पता लगाने की एक विधि से है। और डी है कि प्रदूषण का स्तर नियंत्रित करने वाले एक उपकरण से है। ठीक है, तो अगर इसमें हम बात करें ब्रेथ प्रिंट की, तो इसमें आपको सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि अल्सर उत्पन्न करने वाले गैस्ट्रिक रोगजनक का पता लगाने की एक विधि है। ये मतलब ब्रेथ प्रिंट है क्या एक्चुअली में? ये एक बायोमार्कर है जिसके द्वारा इसका अल्सर का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। तो इसमें लोक नृत्य दिए हुए हैं और राज्य दिए हुए हैं, तो उनको सुमेलित करना है। ठीक है, तो होजगिरी की बात करें आंध्र प्रदेश, सेकेंड है कि चेराव मिजोरम, और कामसाले कर्नाटक। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो कामसाले ये तो कर्नाटक का नृत्य है, और ये चेराव इसे ही बांस नृत्य कहते हैं, और ये आपको देखने को मिलेगा मिजोरम में ही। ठीक है, तो ये भी हमारा सुमेलित है। लेकिन होजगिरी जो बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का नहीं, ये त्रिपुरा का है, और रियांग जनजाति द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, सेकंड और थर्ड सही है, तो हमारा ऑप्शन सही हो गया सी वाला। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। तो कहा गया कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि मनोनीत सदस्य भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं, और मनोनीत सदस्य बिना किसी अनर्हता के 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें तो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में ये भाग ले सकते हैं। ठीक है, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, तो ये तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। ठीक है, लेकिन जो ये सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी सही है, क्योंकि मनोनीत सदस्य होते हैं ये बिना किसी अनर्हता के 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन 6 माह के बाद ये शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और इसका प्रोविज़न जो है आर्टिकल 99 में दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 99 में दिया हुआ है। ठीक है, इसका तो ये हमारा सही हो गया। लेकिन जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है इसमें ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के मतदान जो उपराष्ट्रपति का मतदान होता है, जो मनोनीत सदस्य भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मतदान में भाग लेते हैं। तो देखो उपराष्ट्रपति के मतदान में तो ये लोग भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के मतदान में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, और आप लोगों को बताना है कि जो राज्यसभा होती है, ठीक है, अपर हाउस, तो ये किस आर्टिकल में इसका प्रोविज़न किया गया है। और इसमें जो मतलब इसमें जो ये मनोनीत सदस्य होते हैं, ये मतलब राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जो आपको देखने को मिलेगा साहित्य है, विज्ञान है, कला है, और समाज सेवा क्षेत्र से आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को आर्टिकल बताना है इसका। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट इसका सही हो गया, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। तो इसमें कहा गया है कि वर्ष 1920 में गठित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC के बारे के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि इसे भारत में व्यापक रूप से पहला, ये मतलब भारत में व्यापक रूप से पहला संगठित ट्रेड यूनियन माना जाता है। सेकेंड है कि यह राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु गठित किया गया था। थर्ड है कि महात्मा गांधी ने यूनियन के महत्व को समझाते हुए इसके पहले अधिवेशन में भाग लिया था। तो देखो अगर बात करें तो इसमें देखो महात्मा गांधी ने ऐसा तो कुछ नहीं किया था, इसमें कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, तो हमारा ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यह संघ जो हमारा ये था राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO जो था। ठीक है, ILO के में जो भारत का प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व करने हेतु गठित किया गया था, ठीक है। तो ये भारत के प्रतिनिधित्व कर रहा था, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये पहला नहीं था। ये इससे पहले आपको मद्रास श्रमिक संघ द्वारा 1918 में बीपी वाडिया ने एक ट्रेड यूनियन बनाया था, ठीक है। लेकिन वो ऑल इंडिया को जो है रिप्रेजेंट नहीं करता था, लेकिन ये पहला नहीं था इंडिया का, ठीक है। लेकिन ये ट्रेड यूनियन जो बनाया गया था, तो ये ऑल इंडिया को मतलब बड़े स्तर पर रिप्रेजेंट करता था। तो ये हमारा गलत हो गया। और इसमें अगर बात करें तो ये जो आईएलओ है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि इसका 20 वर्ष अभी पिछले साल पूरा हुआ था 2019 में, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ में है, हाँ। और इसका भी 100 वर्ष पूरा हुआ है, तो ये भी न्यूज़ में है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है 2-3 साल के जो ऐसे न्यूज़ में रहते हैं क्वेश्चन, इनको पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। और इसका जो ट्रेड यूनियन था, ठीक है, इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में हुआ था 1920 में, और इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका, ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 95। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का दंडिक कार्रवाई प्रारंभ करना या चालू नहीं रखी जाएगी, ठीक है। सेकेंड है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय में कोई प्रक्रिया जो है आरंभ नहीं की जा सकती। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं हमारे, ठीक है। कि जब राज्यपाल या राष्ट्रपति जो अपने मतलब कार्यकाल के दौरान उसके साथ ऐसे मतलब कोई भी नहीं किए जा सकते, ये एक अपवाद के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और इसका उल्लेख आर्टिकल देखो, आर्टिकल 361 में भी किया गया है, और आर्टिकल 14 में भी इसका प्रोविज़न किया गया है कि ये मतलब एक अपवाद के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया, दोनों स्टेटमेंट ये हमारे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। सेकेंड है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकारी होता है। सेकेंड है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय मंत्रिपरिषद के लिए बाध्यकारी होते हैं। तो देखो ये सही स्टेटमेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो भी जो निर्णय होते हैं वो मंत्री परिषद को मानना ही पड़ता है, वो अनिवार्य होते हैं, उन पर बाध्यकारी होते हैं, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि केंद्र सरकार को सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में जानते हैं, ठीक है, जाना जाता है। और ये जो कहा गया है फर्स्ट वाले में, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान में किया गया है, जो संविधान का जो 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में किया गया था, ठीक है। इसी के अंतर्गत जो आर्टिकल 352 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, मंत्रिमंडल शब्द का। तो ये हमारा जो आपात होता है ना, आपात लगाने की जो शक्ति होती है, उसी के अंतर्गत इसका प्रोविज़न किया गया है। तो ये हमारा गलत हो गया फर्स्ट वाला स्टेटमेंट। तो हमारा जो है 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। तो इम्ब्रियो ट्विनिंग के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि या कोराकुप्टी यानी ब्लास्टोसाइटिस अवस्था में भ्रूण को कृत्रिम सूक्ष्म शाली चिकित्सा ट्विनिंग यानी आर्टिफिशियल माइक्रो सर्जिकल ट्विनिंग के माध्यम से जुड़वा बनाने को संदर्भित करता है, मतलब इसके माध्यम से बनाया जाता है। और सेकेंड है कि एम्ब्रियो ट्यूनिंग सफल अंतरारोपण की संभावना को बढ़ाता है, इसलिए ये गर्भधारण करने की पूर्ण संभावना रहती है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये शल्य चिकित्सा के द्वारा ये ऐसी क्रिया की जाती है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 98 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में संविधान संसद को राज्य सूची में प्रगणित किसी भी विषय को विधि बनाने का अधिकार देता है। तो प्रगणित मतलब जो उसमें राज्य सूची में उल्लेख जो विषय हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में। तो फर्स्ट है कि जब राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा को प्रवर्तन में हो, मतलब राष्ट्रीय आपात लागू हो। सेकेंड है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, ठीक है। और थर्ड है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों या समझौतों या फिर जो अभिसमयों का जो कार्यान्वयन करने हेतु हो, ठीक है। और फोर्थ है कि जब राज्य का विधानमंडल संसद
से राज्य की सूची में सम्मिलित किसी विषय पर विधि बनाने का अनुरोध प्रस्ताव पारित करे। ठीक है, तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट इसमें गलत है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है तो इसमें एक राज्य की ये मतलब विधानमंडल के प्रस्ताव पर नहीं करता है। ये दो या दो से अधिक राज्य अगर ऐसा प्रस्ताव पारित करते हैं कि उनके लिए जो राज्य सूची में सब विषय है उसका कोई एक नियम बना दिया जाए, तब वे बनाती है, ना कि एक राज्य के उस पर। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। और थर्ड, सेकंड और फर्स्ट सही है, क्योंकि राष्ट्रीय आपात या फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो या संधियों या अभिसमयों को जो लागू करना हो या उसके समझौते हों। ठीक है, तो इस समय में जो राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है। इसके साथ साथ अगर राज्यसभा भी किसी राष्ट्रीय हित के लिए अगर कहे कि संसद से प्रस्ताव पारित करे कि नियम बनाने के लिए, तो वो भी बनाया जा सकते हैं कानून। ठीक है, तो हमारा 1, 2 और 3 स्टेटमेंट इसमें सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 99। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 यानी मनरेगा से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? तो फर्स्ट है कि ऐसे प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य स्वैच्छिक रूप से अकुशल श्रम कार्य करना चाहते हैं, उन्हें वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, सेकेंड है कि इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदक को निवास स्थान के 15 किलोमीटर के भीतर जो रोजगार प्रदान किया जाएगा। थर्ड है हमारा कि इस अधिनियम के अनुसार यदि आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता है तो आवेदक बेरोजगारी भत्ते के हकदार हैं। ठीक है, तो ये सही बात है। कोई आवेदक अगर आवेदन करता है तो उसको अगर 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं दिया जाता है तो उसको बेरोजगारी भत्ते का वो मतलब पात्र होता है। ठीक है, और ये जो कहा गया है तो किसी भी आवेदक को रोजगार जो है 15 किलोमीटर नहीं 5 किलोमीटर के भीतर देना होता है। ठीक है, इसमें तो ये हमारा जो गलत है स्टेटमेंट सेकेंड वाला। फर्स्ट वाला भी सही है कि अगर उसे 100 दिन का जो है गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है। तो हमारा थर्ड और फर्स्ट सही है, सेकेंड गलत हो गया, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है आज का लास्ट। तो इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फर्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी इसकी जो दक्षिणी और दिहांग नदी की उत्तरी सीमा बनाती है। ठीक है, और इसमें जंगली भैंसों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। और थर्ड है कि भारत का एकमात्र सुनहरा बाग यहाँ देखा गया था। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि भारत का एकमात्र जो सुनहरा बाग है वो असम के जो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ देखा गया है। और यहाँ पे ये जो भैंसों की जो आबादी है सबसे ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो विश्व की लगभग जो जंगली भैंसों की आबादी है वो 57% देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी सही है हमारा। और इस यहाँ जो गैंडों की आबादी है यहाँ भी विश्व की 1/3 देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये ह्यूज मात्रा में भैंसों की और ये गैंडों की आबादी देखने को मिलती है। लेकिन ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसमें गलत है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र है ये उत्तरी और पूर्वी सीमा बनाती है, लेकिन जो दक्षिणी सीमा की बात करें तो ये दिहांग नहीं बनाती है। ये आपको देखने को मिलेगी जो नदी है ये मीरा फ्लू नदी है। ठीक है, मीरा फ्लू नदी है ये बनाती है। और इसमें जो इसके बीच में निकलती है वो धनश्री नदी है, जो उद्यान के बीच से मतलब प्रवाहित होती है। धनश्री और मीरा फ्लू है। ठीक है, ये दोनों उसके बीच से जाती हैं। तो ये हमारे इसमें दो स्टेटमेंट सही हैं, और मतलब सेकंड और थर्ड, फर्स्ट वाला हमारा गलत हो गया, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, और लाइक करने का मन हो तो, अगर अच्छा ना लगा हो तो बेशक आप लाइक मत कीजिए। ठीक है, और शेयर वेयर मन करे तो शेयर वेयर कर दीजिए, ना शेयर करो तो बाघ घोड़ा ही बना दो हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।